तो कल हमने पढ़ लिया था आपका मॉडर्न हिस्ट्री 1947 तक, पर अभी कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स इसके बचते हैं जहाँ पे जिसको हमको सारा पढ़ के ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा। तो आज हम इस लेक्चर में वही जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो ब्रिटिशर्स ने किए थे, इसमें बहुत सारे एक्ट्स आए थे, तो हम उस एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में क्या आया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना बंगाल का, वो किसके अंडर में चला गया था, तो वो बोला गया था कि गवर्नर जनरल होगा एक बंगाल का, वो एडमिनिस्टर करेंगे बंगाल को। वो कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, तो उनके पास क्या होगा, एक गवर्नर जनरल होगा, उसके 4 मेंबर्स होंगे, जिनको कौन अपॉइंट करेगा, उनको अपॉइंट करेगी कंपनी। ठीक है। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, एक सुप्रीम कोर्ट बंगाल का एस्टेब्लिश किया था। तो आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल का कौन से एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किया गया था, तो आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंडर में किया गया था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें जो मेन चीज़ें हुई थी उसमें बोला गया था कि जो कंपनी है अब उसको सबॉर्डिनेट, ऐसा बोला गया था कि कंपनी एक सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है, किसके अंडर में, स्टेट के अंडर में, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में एक सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है कंपनी। ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, जिसको कौन अपॉइंट करेगा, तो एक अपॉइंटेड बाय क्राउन ने इसको अपॉइंट किया। और क्या किया इसमें कि इसने टेक ओवर कर लिया जो कंपनी के कौन से थे, सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के जो डिपार्टमेंट्स थे ना, उनको टेक ओवर कर लिया था। और उसका देख रेख बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नियुक्त हुए थे वो ही करते थे। और जो इसमें प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास थी ना, तो जैसे आपको याद होगा बंगाल, बॉम्बे और या मद्रास 3 थी, तो उनको सबॉर्डिनेट कर दिया था किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, इसको सबॉर्डिनेट कर दिया था कि दोनों उसके अधीन आएंगी। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आता है उसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी कि इसमें कंपनी की जो कमर्शियल प्रिविलेजेस थी ना, उसको रिन्यू कर दिया था 20 साल के लिए, कि आप 20 साल आगे के 20 साल तक और अच्छे से कमर्शियल पॉलिसीज अपना काम कर सकते हो, अपनी ट्रेड वगैरह कर सकते हो। और ये बोला गया था कि अब कंपनी क्या देगी, 5 लाख एनुअली देगी, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अपने ट्रेड करने के बाद। ठीक है ना। और उन्होंने और क्या चीज़ बोली, इसमें बोला कि जो रॉयल अप्रूवल था ना, वो अब मैंडेटरी कर दिया था कि अगर आप कोई भी गवर्नर जनरल या कोई भी गवर्नर या भी कोई भी कमांडर ऑफ चीफ, आप कमांडर इन चीफ अपॉइंट करोगे ना, तो उससे पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, मैंडेटरी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जो कि ब्रिटेन में थी। ठीक है। इसमें क्या किया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया था जुडिशरी के जो फंक्शन है उससे, कि कंपनी का एक रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग कर दिया किससे, जुडिशरी फंक्शन से। और ऐसा बोला गया था कि जो होम गवर्नमेंट थी ना, मतलब आप मान के चलो कि जो इंडिया की गवर्नमेंट का काम ब्रिटिशर्स कर रहे थे ब्रिटेन में बैठ के, तो ऐसा बोला गया था कि उनकी जो सैलरी होगी ना, वो भी कहाँ से दी जाएगी, इंडियन रेवेन्यू से। ठीक। आगे इसके बाद चार्टर एक्ट 1793 के बाद जो चार्टर एक्ट आता है उसको बोलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1830। इसमें जो वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि कंपनी की जो मोनोपोली थी ना ट्रेड के लिए, उसको एंड कर दिया। बस मोनोपोली वहाँ पे किसकी रखी, चाइना की और चाय की, टी की। तो आप ऐसे रखो, बस चाय और चाइना को छोड़ के सारी उनकी मोनोपोली हटा दी थी। और ऐसा बोला गया था कि आप अभी भी पोजेशन में रख सकते हो अपनी टेरिटरीज रेवेन्यू के लिए अगले 20 साल तक के लिए। तो 20 साल और बढ़ा दिया था इन्होंने। ठीक। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई थी कि 1 लाख रुपए इन्होंने सेट असाइड कर दिए थे, किसके लिए, कि हम एजुकेशन पे फोकस करके उस पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। एक ये भी बनाया था कि रेगुलेशन जो भी बनाएंगे ना, या तो मद्रास या बॉम्बे या कैलकाटा, कोई भी नए रेगुलेशन बनाएंगे, नए लॉ बनाएंगे, तो उसको सबसे पहले लेट डाउन करना पड़ेगा कहाँ पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके वहाँ पे रखना पड़ेगा, वहाँ पे जाके वो पास होगा, फिर वो रेगुलेशन बनेंगे। और कंपनी से बोला गया था कि आपको सेपरेट अकाउंट रखने हैं कमर्शियल रेवेन्यू के और टेरिटोरियल रेवेन्यू के। ठीक है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी कि क्रिश्चियन मिशनरीज थे ना, उनको प्रमोट कर दिया था कि आप अपना जाके धर्म का प्रचार करो आराम से। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसने क्रिश्चियन मिशनरीज को बोला था कि आप जाके वहाँ पे धर्म प्रचार कर सकते हो। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है उसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आप देख रहे हो कि 20-20 साल के बाद आ रहा है कि भाई फिर से रिन्यू करना है, फिर से रिन्यू करना है। तो अब इस बार कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। दोबारा से 20 साल के लिए कंपनी की लीज एक्सटेंड कर दी थी, पर कंपनी की जो मोनोपोली थी ना चाय और चाइना पे, वो भी खत्म कर दी थी अब इस बार।
और जो भी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे यूरोप के जो इमिग्रेंट्स थे कि आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते या फिर आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, वो सारे हटा देते। अब कोई भी जाके यूरोप में से जाके इंडिया में ट्रेड कर सकता है। पहले सिर्फ कंपनी को ही मोनोपोली थी, अब ऐसा नहीं था, अब बाहर जाके कोई भी कर सकता है। ठीक है, गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि आप क्या करो, आप कंट्रोल करोगे क्या पे, सिविल मिलिट्री अफेयर्स किसके, कंपनी के। तो आप उसको पावर दे दी कि अब आपको पावर है ये कंट्रोल करने की। ठीक है, और क्या किया गया कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को कंप्लीट कंट्रोल दे दिया इन तीनों का, किसको, गवर्नर जनरल को। ठीक है, और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई कि एक लॉ मेंबर था जो कि ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। पहले काउंसिल 4 लोगों की थी, अब लॉ मेंबर एक ऐड कर दिया तो 5 हो गए। इंडियन लॉ, जो जितने भी इंडियन के कानून थे उनको कोडिफाई किया गया और कंसोलिडेट भी किया गया 1833 में। और कोशिश की गई थी कि हम स्लेवरी हटा दें, पर वो स्लेवरी हमने इंडिया में से पूरी तरह अबॉलिश करी 1843 में। ठीक है ना। उसके बाद आया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अब इसमें ये बोला, अब इसमें ये नहीं बोला कि आपको 20 साल तक दे रहे हैं, अब इसको ये बोला कि आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हो जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास ना कर दे कि जहां पे वो क्या करेंगे, मना करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ाई गई 18 तक। ठीक है, कंपनी की जो पेट्रोनेज थी ना, कि जो भी वहां पे सिविल सर्वेंट्स काम करते थे तो कंपनी अपॉइंट कर रही थी, वो अब खत्म कर दी थी। अब जो भी जितने भी सिविल सर्वेंट्स थे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू ही यहाँ पे अपनी जॉब्स लेंगे, तो ये यहाँ पे कर दिया था। लॉ मेंबर को फुल टाइम मेंबर बना दिया था गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, और लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इंट्रोड्यूस की गई। जो इंडियन लेजिस्लेचर थे, जो इंडियन लेजिस्लेचर बनाया गया था ना, उसमें बोला था कि अब लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो लेजिस्लेचर विंग को क्या बोलते थे यहाँ पे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे, जो कि कहाँ होता था, सेंटर में होता था। अब आप देख रहे हो, उसके बाद अब आया एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट 1858 में। 1858 में आपको पता है कि आपका रिवोल्ट हो गया था, रिवोल्ट के बाद ये आया था एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट का। तो ये बोला गया था कि इंडिया अब गवर्न होगा किसके, क्राउन के नाम पे, ना कि कंपनी के नाम पे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक क्या बोलते हैं पोजीशन बनाई गई, जिसको काउंसिल 15 लोगों की काउंसिल के साथ मिलकर वो अपना काम करेंगे। और गवर्नर जनरल को क्या बोल दिया, वाइस रॉय बोल दिया। और आपको यहाँ भी याद रखना है, जो 1833 का एक्ट था ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, यहाँ पे क्या बोल दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। ठीक है ना, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट हमने देख लिया। अब हमने देखना है कि 1858 के बाद से लेकर इंडिपेंडेंस तक का कौन कौन से एक्ट आए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद, रिवोल्ट के बाद 1857 के बाद आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसमें लॉर्ड कैनिंग थे इस वक्त पे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम आप समझ रहे हो, जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं कि लॉ मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, ऐसे ऐसे पोर्टफोलियो मिलते हैं। तो इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया, और इन्होंने बोला कि जो नॉन ऑफिशियल्स है ना, उनकी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में रिप्रेजेंटेशन ली गई। ठीक है ना। और इसने क्या किया, इस एक्ट ने क्या किया कि बॉम्बे, जो गवर्नमेंट बॉम्बे और मद्रास की थी ना, उनको भी एक लेजिस्लेटिव पावर दी कि आप भी कुछ ना कुछ, जो लॉज की पावर दी कि आप भी बहुत सारे लॉज अपने खुद से बना सकते हो, ना कि आपको जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसके ऊपर वो रख के रहना है, आप खुद से बना सकते हो। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 उसके बाद नेक्स्ट आता है। तो 1885 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो जाती है। कांग्रेस को चाहिए थे भाई रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म्स इनको लगा कि भाई सारे जो जितने भी आपको और रिफॉर्म्स चाहिए ना, तो वो कैसे आएंगे कि आपको एक बार काउंसिल में एंट्री मिल जाएगी ना, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो आप उसमें जाके और ज़्यादा रिफॉर्म्स ला सकते हो। तो इन्होंने कांग्रेस को ये लग रहा था कि जब मॉडरेट्स थे, मैंने आपको बताया था मॉडरेट्स क्या चाहते थे कि भाई हम जाके ब्रिटिशर्स के साथ पूरा पार्टिसिपेशन करें, वहाँ पे हम दोनों मिलके भारत का उद्धार करें। तो इन्होंने सोचा कि अब हम काउंसिल में जाएंगे, काउंसिल में हमारी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी, तो हम सुधारक का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल की, उसको भी एनलार्ज करा गया। अब रिप्रेजेंटेशन जो इंडियन काउंसिल लेजिस्लेचर से थी, वो आपको यूनिवर्सिटी से भी आने लगे लोग वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जमींदार या तो खुद आते थे या लोगों को नॉमिनेट करने लग गए वहाँ पे। ठीक है ना। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर थे उनको पावर दी गई कि आप अपनी बातें रख सकते हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके आप अपने एक्सप्रेस कर सकते हो व्यूज, और आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो। जैसे कोई भी कानून आया जिसमें फाइनेंशियल
आपके एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कुछ हद तक, उसके साथ उसमें लिमिट्स लगाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ थी ना, वो फिर से इंक्रीज की गई। अब इसमें क्या हुआ, एक इंडियन मेंबर को एग्जीक्यूटिव, पहला इंडियन मेंबर जो लॉ मेंबर बना था उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया, जिसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उनको एज अ मेंबर, इंडियन मेंबर, पहले इंडियन मेंबर हुए जो वाइस रॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में के पार्ट बने, ठीक है ना। इसमें फिर से मेंबर ऑफ प्रोविंशियल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इंक्रीज किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मैंने आपको पहले पढ़ा था, वो लाए गए थे 1909 में। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसको हम जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर दिया गया एक बाई कैमरल सिस्टम से। जैसे आप समझ रहे हो ना, इंडिया में भी क्या है, लोकसभा एक राज्यसभा, तो ऐसे ही वहाँ पे भी बाई कैमरल सिस्टम ले आए, जहाँ पे एक अपर हाउस होता था, एक लोअर हाउस होता था। अपर हाउस को ये बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस को बोलते थे लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हाँ, तो इसमें क्या किया इन्होंने, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये लाए थे 1909 में, उसको और एक्सटेंड किया। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन्होंने किसके लिए ले आए, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स के अलावा इन सब के लिए भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ था, इन्होंने डायरकी, मैंने आपको पढ़ा था, डायरकी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी थी, ठीक। पर जो प्रोविंशियल हाउसेस थे ना, उसमें सिर्फ एक ही हाउस था। जैसे सेंटर में तो इन्होंने क्या किया, बाई कैमरलिज्म वाला सिस्टम लेके आ गए, पर जो प्रोविंसेस थी उसमें क्या किया कि एक ही लेजिस्लेटिव था, पर उसमें आपको ये था कि ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स वाली डिमार्केशन ये लेके आ गए थे, ठीक है। और इसमें जो ये था कि हाई कमिश्नर भी एक इंडिया का अपॉइंट किया गया, जो कि ऑफिस होल्ड करता था कहाँ पे, लंदन में, और उसका टाइम पीरियड कितना होता था, 6 ईयर्स। तो आपको याद रखना कि हाई कमिश्नर आपको पूछे कि कौन से लॉ से आया, तो 1909 के लॉ से ये आए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक्ट आता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1975 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से जो हमने लेके आए, तो ये बात करता था कि हम एक बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की इसने बात की। डायरकी इसने जो थी फेडरल, मतलब सेंटर में लेके आ गए थे, और इन्होंने क्या किया था, स्टेट जो प्रोविंसेस थी वहां से डायरकी वाला सिस्टम हटा दिया था। और फेडरल लेजिस्लेटिव की इन्होंने 2 चैम्बर्स बनाए, जैसे क्या था, जो काउंसिल ऑफ स्टेट था और फेडरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और काउंसिल ऑफ स्टेट एक परमानेंट बॉडी बनाई गई, जैसे हमारा राज्यसभा है वो परमानेंट बॉडी है। इसमें प्रोविजंस भी दिए गए थे जॉइंट सिटिंग के, और इसमें 3 लिस्ट की बात भी की गई थी, जिसमें एक फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट थी, ठीक। जैसे मैंने बताया डायरकी यहाँ से रिमूव कर दी थी, और इसने प्रोवाइड किया था एक फेडरल कोर्ट, जो बाद में जाके हमारा सुप्रीम कोर्ट बनता है 1937 में। और इसके बाद इंडियन काउंसिल जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इंडियन काउंसिल एक होती थी, उसको इसने क्या किया, अबॉलिश किया, ठीक है। तो ये तो हमारे मेन लॉस थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि हमारे शुरू होते हैं यहाँ पे आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके आपका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक।